तस्वीरें करीब 40 दिन पुरानी है। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर था और पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता चिंतन में जुटा था। 19 जनवरी को कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के भविष्य को लेकर राहुल गांधी की बड़ी भूमिका पर फैसला हुआ। राहुल गांधी उपाध्यक्ष बनने के साथ साथ औपचारिक तौर पर पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर आ गए। पीएम पद को लेकर राहुल की दावेदारी की चर्चा तो पहले भी हो रही थी, लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ा। हालांकि राहुल इसको लेकर कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल की रफ्तार सबको चौंका रही है। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके। और अगर कोई हमसे पूछे भैया कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है जिनको हिंदुस्तान के सब लोग देखकर कहते हैं भैया हम इनके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। राहुल हर जगह कहते दिख रहे हैं कि उनकी कोशिश पार्टी को मजबूत करने की है। 2014 में पार्टी को नए मुकाम पर पहुंचाने की है। अपनी कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए राहुल तेजी से कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। 23 जनवरी को राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस का उपाध्यक्ष पद संभाला, लेकिन नए दफ्तर में बैठने की बजाय बैठकों और दौरों में व्यस्त हो गए। उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही 31 जनवरी को उन्होंने पार्टी की बड़ी बैठक की, जिसमें राहुल ने आगामी चुनावों की रणनीति से भी सबको रूबरू करा दिया। एक तरफ 2014 का चुनाव जीतने और विरोधियों को करारा जवाब देने की रणनीति तैयार हो रही है, तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने में पार्टी की था ले रहे हैं राहुल। वो हर बड़े छोटे नेता को मिल रहे हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। जनता के बीच खूब देखे जा रहे हैं राहुल। ये तस्वीरें राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी की हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद 2 दिन के अमेठी दौरे पर पहुंचे थे राहुल। इस दौरान वो प्रदेश के नेताओं से मिले, जनता का हाल जाना और अमेठी के लोगों को अपना मकसद बताने से नहीं चूके। अमेठी से पहले राहुल अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंचे। पहली बार आप संसदीय क्षेत्र में क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है यहाँ आकर, घर है ये मेरा। यहाँ के लोग चाहते थे कि आपके बड़े पद पर जाए, उपाध्यक्ष आप बने हैं, लोग चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पद पर जाए। ये मेरा परिवार है, घर है ये मेरा। यूपी के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ रुख करने में राहुल गांधी ने देरी नहीं की। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने कई बड़ी रैलियों में हिस्सा लिया। राहुल के दौरे ने मेघालय में पार्टी की सत्ता बचा ली, लेकिन नागालैंड और त्रिपुरा में कोई करिश्मा नहीं हुआ। राहुल गांधी जरा सा भी वक्त गंवाने के मूड में नहीं है। इसकी गवाह ये तस्वीरें भी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हफ्ते भर के अंदर ही राहुल ओडिशा पहुंच गए। दौरा 2 दिन का था, लेकिन राहुल जिला स्तर के प्रतिनिधियों से लेकर पंचायत सदस्यों तक मिले। राज्यों का कामकाज निपटाकर राहुल दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन व्यस्तता कम नहीं हुई। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव समिति की 5 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। पार्टी के महासचिवों के साथ 3 दिनों की बैठक कर चुके हैं, जबकि हाल ही में 2 दिन की बैठक में राज्यों के पार्टी नेताओं और विधायकों से भी मिले हैं। और राहुल की तस्वीरें शुक्रवार की हैं। महाराष्ट्र में पार्टी की रणनीति क्या हो, किसे दी जाए यहाँ की जिम्मेदारी, ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर राहुल मुंबई पहुंचे थे। बैठकों का सिलसिला यहाँ भी चला। राहुल अगर पीएम की इच्छा रखते हैं तो पार्टी में किसी को शायद ऐतराज भी ना हो, लेकिन राहुल की राह में खुद के लिए सहमति बनाने से बड़ी चुनौती अगले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की है। I'm quite excited about it because as I'm speaking to all the people in the Congress party, I'm finding there's tremendous talent there, and it's just a question of aligning it. तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो कई हुई होंगी, लेकिन शायद ही इस अंदाज में किसी नेता का स्वागत हुआ होगा, जैसा 62 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हुआ।
स्वागत सत्कार की वजह नरेंद्र मोदी की गुजरात में जीत की हैट्रिक बताई गई। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद करीब हर नेता मोदी के गले में डाली गई इस माला का मतलब पीएम उम्मीदवारी की अनौपचारिक घोषणा मान रहा है। ऐसा लगता नहीं है देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, ऐसा लगता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। ऐसा बच्चा चाहता है जाकर। मोदी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री गिरिराज सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर मोहर नहीं भी लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज किसी गांव में दक्षिण भारत में चले जाएं, मैं होके आया हूं, नरेंद्र मोदी की वही लोकप्रियता है जो बिहार में है, जो गुजरात में है। और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस ढंग से स्वागत किया है, अब घोषणा करें न करें कोई मतलब नहीं रखता है। अब तो पीएम पद को लेकर मोदी को टक्कर देने वाले अरुण जेटली ने भी मान लिया है कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। Interest in Mr. Modi, I can also see a certain amount of groundswell to have performed extremely well and win 3 times in a row. और अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी को लेकर बना माहौल भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है जो मोदी को पीएम की कुर्सी तक ले जाने के लिए बनाई जा रही है। अपनी तरफ से मोदी भी इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में तभी से लगे हुए हैं जब से उन्होंने गुजरात में जीत की हैट्रिक बनाई है। आपको बताते हैं कि अपने इस होमवर्क में मोदी कितने लेसन पूरे कर चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं। 20 दिसंबर ही वो दिन था जब मोदी ने दिल्ली की तरफ रुख करने का संकेत दे दिया था। 20 दिसंबर 2012 को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे और उस दिन सुबह नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बारी है। जब जीत की हैट्रिक लगी तो उसी दिन शाम में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सभा शुरू हो उससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि गुजरात तो झांकी है, अब दिल्ली की बारी है। कार्यकर्ताओं का मूड देखकर नरेंद्र मोदी ने तुरंत कह डाला कि वो एक दिन के लिए दिल्ली जरूर हो आएंगे। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। अहमदाबाद के सरदार पटेल नवरंगपुरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता आडवाणी, सुषमा, जेटली, राजनाथ और गडकरी मौजूद थे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के 5 मुख्यमंत्री भी इस समारोह में मौजूद थे। रमन सिंह, शिवराज सिंह, अर्जुन मुंडा, मनोहर पर्रिकर और जगदीश शेट्टार की उपस्थिति मोदी के बढ़ते कद को जता रही थी। उस दिन मंच पर एनडीए के नेताओं के अलावा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला, एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे भी थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो खुद नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई भेजी थी। उस दिन जानकारों ने कहा था कि ये तस्वीर 2014 के एनडीए की तस्वीर हो सकती है। सत्ताईस दिसंबर को मोदी दिल्ली पहुंचे। वहां अशोका रोड स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मौजूद थे। ऐसा पहली बार ही हुआ था कि जब पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया हो और एक अलग से भव्य मंच भी बना हो। और वहां पर एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने मोदी के लिए पीएम पीएम के नारे लगाए। मैं नरेंद्र भाई के दिल्ली में जर्मन राजदूत के घर पर नरेंद्र मोदी की एक अघोषित बैठक हुई। इस बैठक में यूरोपियन यूनियन से जुड़े कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 2002 दंगों के बाद यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ नरेंद्र मोदी की ये पहली बड़ी बैठक थी। बैठक में संबंध सुधारने के साथ साथ मोदी ने 2002 के दंगों के दोषियों को सजा देने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात दोहराई। करीब महीने भर तक इस बैठक के बारे में किसी को पता नहीं चला था। ये साफ था कि मोदी इस तरह की बैठकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को स्वीकार्य बनाने की कोशिश में जुटे हैं।
नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन करवाया। 11 जनवरी को जब गांधीनगर में इसका उद्घाटन समारोह हुआ तो उसमें देश विदेश के तमाम बड़े उद्योगपति और प्रमुख लोग शामिल हुए। इस बैठक में एक के बाद एक मोदी की तारीफों के पुल बांधे गए। इस दौरान अनिल अंबानी ने ठीक उसी तरीके से लोगों से खड़े होकर मोदी का स्वागत करने की अपील की, जैसे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने करवाया। This has been a catalyst influencing the decisions of many companies to locate their industrial and economic activity here in the state of Gujarat. In Gujarat, we see a culture of implementation at various levels of the government, reflecting the leadership qualities of the Honorable Chief Minister. नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार से जुड़े एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंचे। यहां पर बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने उनका जमकर स्वागत किया। मोदी ने यहां पर यूपीए सरकार पर जमकर हमला भी किया। 27 दिसंबर के अपने दिल्ली दौरे के ठीक एक महीने बाद मोदी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई देने उनके घर पहुंचे। मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए राजनाथ सिंह ने उनकी बड़ी भूमिका का संकेत भी दिया था। 2014 लोकसभा चुनावों को लेकर दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई थी। 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी राज्यपाल कमला बेनीवाल की पोती की शादी में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे। वहां पर जैसे ही वह एयरपोर्ट उतरे, उनके स्वागत में बड़े तादाद में पार्टी के प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता मौजूद थे। यहां तक कि वहां भी जमकर नारे लगे मोदी के समर्थन में। हद तो ये हुई कि जब राज्यपाल की पोती की शादी में मोदी पहुंचे तो वहां भी उनके समर्थन में खूब नारे लगाए गए। पीएम के लिए मोदी ने सबसे बड़ा पाठ पूरा किया दिल्ली में। उस दिन सुबह मोदी गुजरात के विकास के सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिले और शाम को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के भविष्य के लिए अपने रोड मैप को सामने रखा। इस कार्यक्रम की गूंज दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी थी। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। 17 मार्च को नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 3 अप्रैल को नरेंद्र मोदी कोलकाता जा रहे हैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हालांकि एक रोचक तथ्य ये है कि ममता बनर्जी अभी यूपीए से बाहर हैं और अगर नरेंद्र मोदी किसी तरीके से ममता बनर्जी को अपनी तरफ कर लेते हैं तो ये उनके प्रधानमंत्री बनने की राह में एक बड़ा कारगर कदम होगा। ऐसे में निगाहें इस ओर हैं कि क्या उनके कोलकाता दौरे के दौरान उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होती है या नहीं। पीएम पद की रेस में मोदी के लिए माहौल तो हर तरफ है, लेकिन इन सब के बीच प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस काटजू ने मोदी पर हमला किया था। काटजू ने हिंदू अखबार में एक लेख में मोदी की तुलना हिटलर से की थी और काटजू के इस हमले का जवाब जेटली ने दिया था।